ये स्टोरी शुरू होती है 2010 में। 2010 में विक्टर प्रेसिडेंट बनता है यूक्रेन का, और विक्टर को माना जाता था प्रो रशियन प्रेसिडेंट क्योंकि वो रशिया के बहुत करीब। 91 में यूएसएसआर टूटती है और रशिया से मुख्तलिफ छोटे छोटे ममालिक अलग होते हैं, जिसमें एक यूक्रेन भी था। और यूक्रेन की तकरीबन 50 से 60% आबादी जो है वो रशियन है, वो रशियन कल्चर है, रशियन ही जुबान लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। और दूसरी आबादी है 50% वो यूरोपियन है, यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट करती है जो यूरोप के करीब है। क्योंकि यूक्रेन का तकरीबन 800 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो यूरोप से मिलता है और तकरीबन 2200 किलोमीटर का बॉर्डर अटैच होता है रशिया के साथ। 2013 में यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर को एक ऑफर की थी कि वो हमारे साथ फ्री ट्रेड, टैक्स फ्री ट्रेड बिजनेस ट्रीटी साइन। यूक्रेन की वो आबादी जो रशिया के अगेंस्ट थी, जो यूरोपीय यूनियन के करीब है, उसको ये चीज़ बहुत बुरी लगी और 2013 में विक्टर के अगेंस्ट मुख्तलिफ वहाँ पे जलसे जुलूस और एहतजाज शुरू होते हैं। और 2014 में तकरीबन 1.5 साल जारी रहने के बाद विक्टर को घर भेज दिया जाता है और नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि विक्टर को पनाह लेने के लिए, जान बचाने के लिए रशिया के पास जाना पड़ता है, रशिया में पनाह जा के लिए। लेकिन उसके बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी यूक्रेन को, उनको एक चीज़ समझ आ चुकी थी कि अगर अब मुल्क में हमने गवर्नमेंट करनी है या पावर में आना है तो हमें सिर्फ प्रो रशियन अगर रहेंगे तो हमें घर भेज दिया जाएगा जैसे पहले भेजा गया। इसलिए अब हमें थोड़ा सा न्यूट्रल भी होना पड़ेगा और न्यूट्रल से थोड़ी सी साइड लेनी पड़ेगी यूरोप की, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को अब यूरोप के करीब होना चाह रहे थे, यूरोप को ज़्यादा पसंद करना चाहते थे एज कंपेयर रशिया के, क्योंकि बहुत सी लॉबीज ऐसी एक्टिव कर दी गई थी यूक्रेन के अंदर यूरोप ने, जो कि चाहे वो मीडिया था या वहाँ का जो जितना भी इंटरटेनमेंट था वो उस तरह लोगों को मोटिवेट किया कि जो 50% रशियन थे उनमें से भी मैक्सिमम 50% जो थे 25% जो थे वो डिवाइड हो चुके थे यूरोप की तरफ। इसलिए वहाँ पे एक गवर्नमेंट जो भी आ रही थी उसको एक चीज़ समझ आ गई थी, अगर हमने यहाँ पे पावर में रहना है तो हमें रशिया के अगेंस्ट होना पड़ेगा और यूरोप के करीब होना पड़ेगा। ये चीज़ यूरोप को बहुत पसंद आ रही थी लेकिन रशिया को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है और अमेरिका का भी सबसे बड़ा दुश्मन रशिया है। और अमेरिका इस टाइम भी आज भी रशिया के करीब होना चाहता है, रशिया के करीब तर ममालिक में जाके अपने ठिकाने लगाना चाहता है, लेकिन वो निगाह नहीं पा रहा। इसके लिए उसने इस्तेमाल किया यूक्रेन को। अब इसके अंदर यूक्रेन और रशिया की कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि यूक्रेन अगर समझे तो उसका कोई मुकाबला बनता ही नहीं है। रशिया बहुत बड़ी पावर है, यूक्रेन एक छोटा सा मुल्क बहुत बड़ा है लेकिन उसकी बहुत छोटी सी इकानमी है, छोटी सी फोर्स है जो कि वो मुकाबला नहीं कर सकते रशिया का। लेकिन लोग इस टाइम ज़रूर निकले हुए हैं रशिया का मुकाबला करने के लिए, लेकिन वो कितनी देर तक चलेंगे। एक प्रॉक्सी वार तो चलती रहेगी कंटिन्यूअसली, जिसको यूरोप भी सपोर्ट करेगा और सबसे बड़ा अमेरिका सपोर्ट करेगा। अभी कुछ दिन पहले बाइडन ने कहा कि हम जो है जितने भी रशिया के करीब हमारे नेटो ममालिक हैं उसके अंदर अपनी अपनी फोर्सेज भेजेंगे ताकि अपने जो नेटो के इत्तेहादी ममालिक उनको प्रोटेक्ट कर सके। वर्ल्ड वार 2 के बाद नेटो वजूद में आई और जो काउंटर करने के लिए बनाई थी यूएसएसआर को बेसिकली। उस टाइम 11 इत्तेहादी मुल्कों ने मिलकर एक नेटो की फोर्स तख्लीक की, जिसका बेसिकली उन्होंने मकसद ये दिया था कि हम ये 11 ममालिक जितने भी हैं, ये अगर किसी एक मुल्क में भी कोई भी आके वार करने की कोशिश करता है, कोई भी इसके फ्रीडम को चैलेंज करता है, इसकी डिसिप्लिन, इसके रूल्स को चैलेंज करता है, तो तमाम ममालिक मिलकर उसके अगेंस्ट चलेंगे। लेकिन बेसिकली इसका मकसद पर्पज़ ये था कि यूएसएसआर को तोड़ा जा सके और रशिया को मुख्तलिफ छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सके। अमेरिका या बाइडन गवर्नमेंट यूक्रेन के पीछे इसलिए नहीं है कि उनको यूक्रेन की आवाम या यूक्रेन का रंग या यूक्रेन के कल्चर या उनकी मजहब बहुत पसंद है, सिर्फ इसलिए है कि वो यूक्रेन में जाएं और जाके रशिया को काउंटर कर सकें, रशिया को चैलेंज कर सकें। इससे पहले रशियन फॉरेन एम्बेसडर ने अमेरिकन फॉरेन एम्बेसडर को 14 जनवरी को इससे पहले एक नोट लिखा था जिसमें क्लियरली बताया था कि अगर हम आपके मामलात में मदाखलत नहीं कर रहे तो आपको भी हक नहीं है हमें चैलेंज करने का। अगर आप हमें चैलेंज करेंगे तो हम इस चीज़ का वेट नहीं करेंगे कि आप हमारे पास आके बैठ जाएं और हमें आके आंखें दिखाएं, हम इस चीज़ का कतन वेट नहीं करेंगे। जब ये चीज़ अमेरिका को पता चल चुकी थी कि रशिया जो है एक एग्रेसिव कर, जब आपको पता है कि एक मुल्क बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और वो छोटी छोटी चीज़ों को अपनी रिस्पेक्ट और अपनी डिग्निटी के ऊपर लेके आता है, और आपको उससे पहले उसने एक नोट लिख के आपको क्लियरली बता रहा है कि अगर आप हमारे करीब आओगे तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, तो उसके बावजूद आप उसका जाके एग्रेशन जब टेस्ट करेंगे तो फिर इसी तरह होता है। अब ये मत समझें कि रशिया अमेरिका जो है वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ
खिलाफ है, क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, हम समझते हैं कि सिर्फ ये जितनी भी साजिशें, लाबियाँ या जितने भी यहूद नसारा हैं वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। क्योंकि अगर रिसेंटली अगर देखें तो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका बैठा था, तो अमेरिका रातों रात छोड़ के भाग गया। उससे पहले ताइवान में बैठा हुआ था, वहाँ छोड़ के भाग गया। तो मुख्तलिफ जितने भी ममालिक में अमेरिका जहाँ पे गया वो सिर्फ अपना मकसद हासिल करने के लिए जाता है। अमेरिका को देखें तो वो जब भी किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो वो ये नहीं देखता कि उसके अंदर कौन सा मजहब है, कौन सा फिक्र है या कौन सी दूसरी चीज़ें हैं या कौन सा कल्चर है, वो हमारे हैं या नहीं है। वो सिर्फ ये देखता है इस मुल्क में अंदर मैं जाता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट है, आउटपुट इसके अगेंस्ट मुझे क्या मिलेगी। तो सेम उसने यूक्रेन को अपने साथ में लाने का मकसद सिर्फ इतना था कि यूक्रेन को अपना इत्तेहादी बनाए और उसके अंदर उसको नेटो का रुकन बनाए, और ताकि वहाँ पे जाके अपनी नेटो की फोर्स को डिप्लॉय कर सके। तो इससे अब देखते हैं रशिया को क्या खतरा है। अगर यूक्रेन के अंदर नेटो की फोर्स डिप्लॉय हो जाती है, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट 2200 किलोमीटर का बॉर्डर है यूक्रेन और रशिया का, वो एक्सपोज हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और जब एक्सपोज होता है तो कभी भी रशिया जो है वो अमेरिका को आंखें नहीं निकाल सकता, क्योंकि अमेरिका और रशिया का अगर आपस में चेक करें तो तकरीबन 1200 से 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और अगर नेटो फोर्सेस रशिया के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर आके बैठ जाती हैं तो ये चीज़ रशिया के लिए बहुत बड़ी खतरनाक है। बेशक उनके पास जितने भी सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मिसाइल ही क्यों ना हो, लेकिन ये चीज़ रशिया कभी नहीं अफोर्ड कर सकता कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके बॉर्डर के ऊपर आके बैठ जाए। तो ये जंग अगर समझें तो ये रशिया और यूक्रेन की नहीं है, ये जंग बेसिकली रशिया और अमेरिका की है, यूएस की है। रशिया ने जो अपने 3 मुतालबा दुनिया के सामने रखे हैं उनमें से कोई एक भी नहीं है जो यूक्रेन पूरा कर सकती है या यूक्रेन से रिलेटेड है। अगर उनको हम देखें तो उनका सबसे पहला मुतालबा ये है कि कभी भी यूक्रेन वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, और ये चीज़ हमें अमेरिका रिटर्न में लिख के देगा। मुतालबा रशिया का था कि जो ईस्टर्न यूरोप है, जो कि टच करता है रशिया को, रशिया के बॉर्डर को, वहाँ जितनी भी नेटो की और अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक की जितनी भी इस टाइम फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, या वहाँ पे जितनी भी एंटी ब्लास्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को जो इंस्टॉल कर दिया गया है उसको डिसआर्म कर। रशिया ने कोई भी ऐसा वो मुतालबा नहीं रखा जो कि यूक्रेन पूरा कर सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टली फाइट हो रही है यूक्रेन और रशिया। अमेरिका भी इस टाइम पे रशिया के अगेंस्ट खुल के सामने नहीं आ सकता और ना ही आना चाह रहा है, क्योंकि वो भी उसको पता है कि इस टाइम पे ये एक विपरीत शेर की तरह है, इसके साथ टक्कर लेना कोई मजाक नहीं है। क्योंकि नो डाउट इस टाइम भी रशिया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, एटमी ताकत, उसके पास अमेरिका से भी ज्यादा इस टाइम पे एटम बम्स है। जितनी भी एंटी ब्लास्टिक टेक्नोलॉजी बनाने वाला सबसे पहला मुल्क ही रशिया था, उसके बाद अमेरिका और उसके बाद इसराइल, जितने भी दूसरे मुल्क हैं। इसलिए बाइडेन सरकार को जो कि सब कह रहे हैं कि तुम सामने आओ, अपनी फोर्सेस भेजो और इसको यूक्रेन की सपोर्ट करनी चाहिए जितनी भी, लेकिन वो इस पर कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर एक और चीज भी है कि यूक्रेन जो कि रशिया का हिस्सा था, फ्रेंडली 2 कंट्रीज को लड़वाने वाला इस टाइम बाइडेन है, इस टाइम अमेरिका है। तो इससे अच्छा और इससे ज्यादा सियासी इंसान माइंडसेट का हो नहीं सकता कि एक बगैर बिना गोली चलाए अमेरिका ने इस टाइम पे रशिया और यूक्रेन को आपस में लड़वा दिया है, वो भी दोनों फ्रेंडली कंट्रीज को। रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन की अभी रिसेंटली स्टेटमेंट को देखें तो उसमें उन्होंने इकरार किया है कि हम कभी भी यूक्रेन के अंदर परमानेंटली अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय नहीं करेंगे या वहां पे कब्जा नहीं करेंगे। तो ये मत सोचेंगे रशिया सिर्फ इसलिए कर रहा है कि हम जाएंगे यूक्रेन में, जहाँ के चाय पानी पिएंगे, हमारा दिमाग खराब था, हमने जाके वहाँ कब्जा करना है या हमने किसी भी मुल्क के साथ फाइट करनी है। तो ये इस टाइम पे रशिया के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किलात सामने आ रही हैं। रशियन गवर्नमेंट अभी सिर्फ इतना सोच रही है कि जैसे तैसे ये जो गवर्नमेंट चल रही है यूक्रेन के अंदर, इसको खत्म कर देंगे, मुल्क को मिलिटराइज कर दिया जाए और अपनी पसंदीदा गवर्नमेंट वहाँ ला दी जाए, ताकि उसके लिए फ्यूचर में कभी भी ये नेटो और अमेरिका जैसे ममालिक का खतरा। रशिया के ऊपर तमाम यूरोपीय कंट्रीज ने बहुत सारी सैंक्शंस लगा दी हैं, तकरीबन $80 बिलियन से भी ज्यादा जो स्विफ्ट बैंकों में पड़ा हुआ था, स्विफ्ट अकाउंट तमाम के तमाम फ्रीज कर दिए हैं। इसके अलावा जितनी भी इन्वेस्टमेंटें यूरोप के अंदर पड़ी थी, उन तमाम इन्वेस्टमेंट को भी वहाँ की मौजूदा गवर्नमेंट ने फ्रीज कर दिया। तो नो डाउट इसमें रशिया का भी उतना ही नुकसान है जितना यूक्रेन का है, लेकिन रशिया को इससे बड़े होने वाले नुकसान से बचना चाहती है, इसलिए वो यूक्रेन को अपनी मर्जी की गवर्नमेंट लाना चाहती है, ताकि दोबारा से जैसे पहले यूक्रेन रशिया का हिस्सा था, अब दोबारा से अपनी मर्जी की गवर्नमेंट और दोबारा उसको अपना हिस्सा बना सके।